Hello friends, Assalamu alaikum and welcome back to my channel again. I hope you all are doing very well. You are listening to Marokh and our today's topic is characteristic of romantic age. It's a very important video, so be focused and be free. So let's start our today's lecture. First of all, we will learn about the introduction of the romantic age, like what was the important feature and how it starts. ये कैसे स्टार्ट हुई थी रोमांटिक मूवमेंट और इसके कौन से करेक्टरिस्टिक्स थे जिनकी वजह से एक एक टाइप का लिटरेचर दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो गया। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल let me select a pointer. Okay, so the romantic age began roughly around 1798 to lasted until 1837. ठीक है। तो क्या है कि जो रोमांटिक एज है वो 1798 से स्टार्ट होती है। कहा जाता है कि जब सबसे पहले वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज दोनों ने कोलैबोरेशन में एक वर्क लिखा था, लिरिकल बैलेड, दैट इज कॉल्ड लिरिकल बैलेड। ठीक है, लिरिकल बैलेड एक वर्क था जो 1798 में लिखा गया था और इस वर्क के लिखते ही जब ये पब्लिश हुआ तो वहीं से कहा जाता है कि वहां से क्या होता है, रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लिटरेरी स्टाइल जो था पिछली वाली एज से चेंज था। जो हमारी रोमांटिक एज है वो हमारी इंस्पायर है इनलाइटनमेंट से। ठीक है, एज ऑफ इनलाइटनमेंट जिसे हम रेनेसांस भी कहते हैं। ठीक है, रेनेसांस में भी यही था ना। आपको मैं जब आगे फीचर्स बताऊंगी ना, करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी रोमांटिक एज के, तो आपको पता चल जाएगा कि यही फीचर्स हमने रेनेसांस में और एज ऑफ इनलाइटनमेंट जो भी इसे कहा जाता है उसमें हमने देखे थे। ठीक है, द टर्म बेसिकली रोमांटिक, ये वो वाला वर्ड नहीं है रोमांटिक जो आजकल हम यूज करते हैं। ये रोमांटिक का मतलब है, ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन नहीं किया, बट यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ और आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। जो रोमांटिक वर्ड है एक फ्रेंच के वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है लिरिकल की फॉर्म में होना या फिर वर्सेस की फॉर्म में कुछ लिखा होना। तो तब से रोमांटिक एज स्टार्ट होती है। द टर्म रोमांटिसिज्म, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी रोमांटिसिज्म, इसलिए इस पीरियड को रोमांटिक एज या रोमांटिक एरा कहा जाता है। द टर्म रोमांटिसिज्म एज डिफाइंड इन दिस चैप्टर, जैसे कि ऊपर कहा गया है कि रिफर्स प्रीडोमिनेंटली टू द 18th सेंचुरी। ठीक है, ये 18th सेंचुरी हो गई और ये 19th सेंचुरी। 18th सेंचुरी कॉन्सेप्ट ऑफ एरा इन्फॉर्म्ड बाय द प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब है जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है, एक्सपीरियंस ऑफ मोमेंटस पॉलिटिकल सोशल एंड इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या था, बहुत सारी एक सडन जो थी पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस एंड इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन और चेंजेस आ रहे थे हमारे उस पीरियड में। इसलिए उस एज में कुछ ऐसे स्टाइल में लिखा गया जिसे रोमांटिसिज्म कहा जाता है और उस एज को रोमांटिक एज कहा जाता है। ठीक है, बेसिक फैक्टर क्या था जिसकी वजह से हमारा जो है लिटरेचर की टाइप थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया, वो था अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, एंड नेपोलियनिक वॉर। ठीक है, तो क्या था कि इन ये कुछ ऐसी मूवमेंट्स थी जो हमारे लिटरेचर में स्टार्ट हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में आई थी, इसमें काफी सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए थे। और उसके बाद जो जॉर्ज थर्ड जो है वो रूल कर रहे थे इस रोमांटिक एज में। उनके बाद रीजेंसी एरा आ जाता है हमारे पास। रीजेंसी, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप देख सकते हैं। तो तब से हमारी रोमांटिक एज स्टार्ट होती है। द रोमांटिक एज और रोमांटिक एरा वाज एन आर्टिस्टिक, अब इसमें क्या जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे, वो ये थे कि ये आर्टिस्टिक था, लिटरेरी स्टाइल था, इसमें इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी एक। ठीक है, इंटेलेक्चुअल यानी कि बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस इसमें यूज किए जा रहे थे, लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए जाते थे, एक टाइप की आर्ट थी, पेंटिंग इसमें की जा रही थी, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, हर चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, जो कि स्पेशली आपको याद हो तो रेनेसांस में भी इन सब चीजों पे फोकस किया गया था। ठीक है, उसके बाद है कि रोमांटिसिज्म इज अ लिटरेचर इज कंसर्न विद द टू बेड रॉक्स, यानी कि जो दो बेसिक चीजें हैं ना जिससे एक रोमांटिक मूवमेंट, जो रोमांटिसिज्म की मूवमेंट है वो रिलेट करती है, वो क्या है, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। क्या है कि हमारे एक राइटर के इमोशंस और इमेजिनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। ये नहीं कि जैसे पोप की एज में लॉजिक रीजनिंग वगैरह पे फोकस किया जाता था, ऐसे नहीं। रोमांटिक एज में इमोशंस पे फोकस किया जाता था। इट इंट्रोड्यूसेस द रीडर्स टू अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजनेस एंड ब्यूटी। क्या है कि ब्यूटी तो थी नेचर में, लेकिन इस एज में आगे एक स्ट्रेंजनेस आ गई, ब्यूटी एक आइडियल स्टेट पे चली गई,
एज पेटर एक राइटर हैं, उन्होंने क्या कहा है रोमांटिक एज के बारे में? द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस इन ब्यूटी, यानी कि जो ब्यूटी थी उसमें एक टाइप की स्ट्रेंजनेस आ गई थी, एक अजीब टाइप की ब्यूटी थी, ठीक है। Okay, so these are some characteristics of the romantic age, and in the previous slide we learned what was the romantic age. So let's start the characteristics. The first one is celebration of nature. क्या है कि इसमें फोकस किया जाता था नेचर पे। जैसे अब वर्ड्सवर्थ हैं, वो एक रोमांटिक एज के राइटर हैं, वो अपनी ऑल द पॉइंट्स दे डिस्कस द नेचर, ठीक है, वो नेचर को डिस्कस करते हैं जो राइटर्स हैं इस अपने वर्क में। तो क्या है कि सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, नेचर की तारीफ की जाती है, नेचर को एज अ डिस्ट्रक्टर भी कहा जाता है और एज एन प्रिजर्वर भी कहा जाता है, कि नेचर हमें सेफ भी करता है और समटाइम्स हार्श भी होता है, लाइक स्टॉर्म्स, हीलिंग, इस तरह की चीजें ये डिस्ट्रक्टिव होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड स्पिरिचुअलिटी। क्या है कि एक इंडिविजुअल पे फोकस किया जा रहा था। जैसे हमने रेनेसांस में पढ़ा, टॉपिक क्या था? इंडिविजुअल। जो राइटर्स थे वो एक कॉमन मैन, कॉमन पर्सन के लिए लिख रहे थे। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, यानी कि मैंने आपको बताया कि आइडियलिज्म, रोमांटिक एज में राइटर्स ने एक वर्क के अंदर स्पिरिचुअलिज्म जो है वो भी हमें दिखाया, यानी कि एक आइडियलिज्म, एक आइडियल पॉइंट जिसमें कोई फॉल्ट नहीं होता, कोई एरर नहीं होती। सेलिब्रेशन ऑफ आइसोलेशन एंड मेलनकली, यानी कि उन्होंने अपने वर्क में आइसोलेशन, अकेलेपन को और मेलनकली, सैडनेस को भी शो किया था। ये जो फीचर्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? लेट मी टेल यू कि जब हम कोई पोइम हमें किसी राइटर की आ जाती है, ठीक है, अगर हमें वो राइटर किस एज से बिलोंग करता है वो एज का पता हो, देन वी कैन यूज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन टू डिफाइन द पोइट्री, द वर्क ऑफ दैट राइटर, ठीक है। हम एक राइटर के वर्क को इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अटैच करके एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन, अच्छी सी समरी लिख सकते हैं, ठीक है। पोइम तो हमने रीड की होगी, हमें पोइम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे, लेकिन अगर हमें एज के बारे में भी पता होगा तो हम एक राइटर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं मैं एक पोइम को कैसे करती हूँ, लर्न कैसे करती हूँ, तो मैं सबसे पहले उस राइटर किस एज से बिलोंग करता है उस एज को देखती हूँ, ठीक है, उस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स, देन इट इज वेरी इजी फॉर मी टू लर्न अ पोइम और रिटन अबाउट इट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट इन द कॉमन मैन। जैसे मैंने आपको बताया ये इंडिविजुअलिटी आ जाती है, यहीं पे हमारे पास टॉपिक आता है कॉमन मैन का, ठीक है। तो ये मेरा एरो खराब हो गया है तो ठीक है, इंटरेस्ट इन कॉमन मैन, कॉमन मैन के लिए लिखा जा रहा था, हर चीज उसके लिए लिखी जा रही थी। कॉमन मैन एक नेचर में कैसे सर्वाइव करता है, किस तरह के वेदर में वो क्या पसंद करता है, उसका लव, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद है आइडियलाइजेशन ऑफ अ वुमन। इसमें क्या है कि एक वुमेन के लिए एक लव को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक राइटर अपने वर्क में एक औरत की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, ठीक है। तो ये होता है आइडियलाइजेशन ऑफ अ वुमेन, के एक वुमेन को एक आइडियलाइज्ड, एक गॉडेस जैसी फॉर्म दे दी गई है इस पोइट्री में। द नेक्स्ट वन इज, ये भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ही हैं, पर्सोनिफिकेशन एंड पैथेटिक फॉलेसी। इनका इन पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया था रोमांटिक एज में। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दे देना किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को, और पैथेटिक फॉलेसी में आता है कि नेचर की किसी चीज को ह्यूमन क्वालिटी दे देना। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दीज बोथ टॉपिक्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज लिटरेरी डिवाइसेज और फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो मैं इन पे एक वीडियो बनाऊंगी, आप देख सकते हैं। ये लिटरेरी रूल्स हैं जो रोमांटिक एज में यूज किए जाते थे। लव फॉर फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम शो की जाती थी। एक इंसान कभी भी सोच सकता है, उसके माइंड में कुछ भी आ सकता है। हम इस पॉइंट को इन सब के साथ रिलेट कर सकते हैं नीचे कि सब्जेक्टिविटी, यानी कि इमोशंस एंड इमेजिनेशन। एक जो राइटर है ही इज टोटली फ्री टू प्रेजेंट हर और हिज फीलिंग्स इन हिज वर्क, ठीक है। एक राइटर को फ्रीडम दी गई थी रोमांटिक एज में, कि सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को एक वर्क में प्रेजेंट करना। तो उसको एक फ्रीडम दी गई थी, वो बिल्कुल आजाद था कि अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को अपने वर्क में बता सके, ठीक है। और उसके बाद दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस.टी. कॉलरिज जो है हमारे पास इस क्वालिटी से रिलेट करते हैं, ठीक है। आप जब उनका कोई वर्क पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सुपर नेचुरलिज्म, यानी कि कुछ ऐसी चीजें बताना जो रिलेट करती हूँ सुपर नेचुरलिज्म से। तो सुपर नेचुरलिज्म का मतलब होता है सुपर पावर्स को यूज करना अपने वर्क में, ठीक है, ऐसी चीजें जो नॉन ह्यूमन होती हैं।
ये नहीं कि बेजान चीज़ें, लाइक ऐसी जो बहुत पावरफुल सुपरमैन टाइप इस तरह की चीज़ें, स्काई, इस तरह की चीज़ों को अपने वर्क में यूज़ करना, वो आ जाती है सुपरनैचुरलिज़्म और सबकॉन्शियसनेस। यानी कि ये नहीं कि एक राइटर पूरा सोच के ही कुछ लिखे, वो अपनी सबकॉन्शियसनेस थोड़ा-सा ब्लर, अपनी थॉट्स को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में भी लिख सकता है, ठीक है? उसके बाद है सिम्प्लिसिटी इन स्टाइल। इनका जो स्टाइल था बहुत सिंपल था। उन्होंने बहुत ज़्यादा फार फेच टाइप की कंसीट मेटाफिज़िकल की तरह यूज़ नहीं की। बहुत ज़्यादा सिंपल स्टाइल आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी पोएम में यूज़ किया है, ठीक है? तो ये कुछ फेमस राइटर्स हैं, कुछ पोएट्स हैं जो रोमांटिक एज से बिलॉन्ग करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को जो है पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेचर के बारे में लिखते हैं। अपनी हर पोएम में नेचर की चीज़ों के बारे में, नेचर को प्रेज़ करते हैं, इसलिए इन्हें पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, ठीक है? सो ये सबसे ज़्यादा फेमस पोएम है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। इन्होंने दोनों ने मिलके वर्क लिखा था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, यहाँ पे लिरिकल बैलेड, और तब से ही रोमांटिक एज को कहा जाता है कि स्टार्ट हो गई थी, ठीक है? तो वर्ड्सवर्थ का जो सबसे फेमस वर्क है, उनमें द टाइगर, द सिक रोज, ये पोइम्स आ जाती हैं, ठीक है? उसके बाद है एस टी कॉलरिज एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है? ये भी बहुत फेमस राइटर हैं। इन्होंने ज़्यादातर लिखा है वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके, लेकिन जो इनका फेमस वर्क है वो हमारे पास सबसे वाली फेमस वाली पोइम आ जाती है, द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर, ठीक है? ये जो मैं आपको पोइम्स बता रही हूँ, ये एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनके टेक्स्ट को अच्छे से रीड करें और आपको रोमांटिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स का तो पता चल जाएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है? आप इनकी थोड़ी सी डिटेल निकाल के रीड कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को रीड करें, एक बार इनकी समरी को रीडिंग दें, एंड इट वाज वेरी इजी फॉर यू टू राइट एनी समरी और एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है? उसके बाद है जॉन केट्स। जॉन केट्स को पोइट ऑफ लव भी कहा जाता है। ये बहुत फेमस हैं और इन्होंने बहुत सारी फेमस ऑड्स लिखी हैं। लाइक फेमस वाली जो है वो है ऑड टू नाइटिंगेल एंड ऑड टू ग्रेशियन यर्न। वैसे इन्होंने ऑड टू ऑटम भी लिखी है। उसके बाद है पीबी शले, पर्सी वसी शले। तो इनका जो फेमस वर्क है वो आ जाता है हमारे पास ऑड टू वेस्ट विंड। विलियम ब्लेक ने भी बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं और इनके पास इन सॉरी मैंने थोड़ा सा मिक्सचर बना दिया है। विलियम ब्लेक की इंपॉर्टेंट पोइम है द सिक्रोज एंड द टाइगर, और जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इनकी पोइम आ जाती है और टू इंटीमेशन एंड इमोरलिटी एंड टिंटन एवे। सॉरी, अगेन सॉरी, और गलती से बाय मिस्टेक मैंने कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। तो विलियम ब्लेक जो है इनकी पोइम आ जाती है द सिक्रोज एंड द टाइगर, द लैम, इस तरह की पोइम्स। उसके बाद है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन की फेमस पोइम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, ठीक है? तो ये कुछ राइटर्स थे रोमांटिक एज के जो रोमांटिसिज्म की मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, और इनके वर्क में सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रोमांटिक एज के देखे जा सकते हैं। जब आप इनकी कोई ना कोई पोइम रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको रोमांटिक एज के बताए हैं, वो इन सब के वर्क में कोई ना कोई होता है, ठीक है? और उसके बाद रोमांटिक एज एंड कैसे हुई थी? 1837 में मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि रोमांटिक एज एंड हो जाती है। तब जो है क्वीन विक्टोरिया को का जो इंग्लैंड में थ्रोन वो क्वीन विक्टोरिया ने संभाल लिया, वो बन गई क्वीन वहां की। और तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे पास आ रहा था, लोग मटेरियलिज्म की तरफ जा रहे थे। तब दोबारा से हमारा जो लिटरेरी स्टाइल है वो मटेरियलिज्म की तरफ चला गया, लॉजिक रीजनिंग की तरफ चला गया, ठीक है? तब हमारे पास रोमांटिक एज एंड हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह वीडियो देखते रहें और चैनल को ये सारा कुछ कर दें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।